हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए। अब देखो, ऐसा हो गया है कि मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज तो चाहिए ही, नॉलेज के साथ साथ आप उस नॉलेज को किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आपको देखना ये होगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि उस आंसर में, उस क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है उसको आप आंसर में जस्टिफाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। मसलन कि आप किस तरीके से कीवर्ड्स को पकड़ पा रहे हो, या फिर जो जितने कीवर्ड्स दिए गए हैं उन सभी कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से आप लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो। इसी के साथ साथ क्वेश्चन में जो ओवरव्यू है उस ओवरव्यू को आप कितना अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से आप उसको कर पा रहे हो अच्छे तरीके से। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सीरीज जो हम लोगों ने चलाई है, ये ना कि सिर्फ यूपीएससी का मेंस के 2024 के एस्पेरेंट्स के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पेरेंट्स 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन, तैयारी कभी प्री की नहीं होती, हमेशा मेंस की होती है। आप मेंस से ही प्री को डिराइव कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है प्रीलिम्स में भी लगभग उसी तरीके का हो गया जैसा मेंस में पूछा जाता है। हालांकि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आंसर डिराइव करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है आज के समय में। तो ऐसे में आप लोगों को मेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी होगी। दूसरी बात, मेरिट तो मेंस से ही बनना है, चाहे आप प्री में 199 लेकर आओ या फिर 99 लेकर आओ, मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका कोई वेटेज रह नहीं जाता, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। आगे चल के जो मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसी से निर्धारित होगा कि आपको कौन सी सर्विस एलोकेट की जाएगी, कौन सा कैडर एलोकेट किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए। तो मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हिस्ट्री सीरीज का हमारा 11वां लेक्चर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम देखेंगे आज के इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये बिल्कुल 2023 में, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि सैंपल क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं बल्कि पीवाईक्यू को ले रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। मतलब कि पूछा गया क्वेश्चन को ही उसी थीम पे क्वेश्चन पूछता है, और कई बार तो देखा गया कि हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे पीवाईक्यू लिया है मैंने 2023 का, जस्ट पिछला जो मेंस हुआ था उसका। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। पूछा गया है कि जो प्राचीन भारत था उसके निर्माण में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जितने भी इन्वेडर्स आए हैं इस रास्ते के थ्रू आए हैं। अब जो इन्वेडर्स आए वो सिर्फ यहाँ अकेले नहीं आए, अपने साथ एक पूरा का पूरा समग्र संस्कृति लेकर आए, एक कम्प्रिहेंसिव कल्चर लेकर आते हैं। तो आपको इस रीजन में आपको दिखेगा आर्किटेक्ट, आपको मिडिल ईस्ट या फिर मैं बोलूँगा कि सेंट्रल एशिया का जो आर्किटेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। कल्चर, खाना पीना, रहन सहन इस रीजन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप जितना डीप साउथ में जाएंगे उतना ही आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेडर्स इधर बहुत कम पहुंच पाए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी हमेशा हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पार्ट को। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्लेड अ पिवटल रोल इन द शेपिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इन्फ्लुएंसिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसने इसके पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज किया, कल्चरल इन्फ्लुएंस को चेंज किया, और इकोनॉमिक्स को तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉलिटिक्स और कल्चर इन्फ्लुएंस होगा तो इकोनॉमी तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। इसी के साथ साथ द डाइवर्स लैंडस्केप द सब कंटिनेंट प्रोवाइडेड बोथ opportunities and challenges that guided the trajectory of its civilization। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है ना उसको इसने निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ें, अगर हम बॉडी पार्ट को देखें तो बॉडी पार्ट में अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि द हिमालयाज विद देयर नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टेड द नॉर्दर्न borders and influenced the development of ancient state like मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। उस वक्त पे हिमालय क्या था, एक
प्राकृतिक सीमा के तौर पे हमारी रक्षा करता था। जैसे कि हम बहुत सारे कवियों ने लिखा है कि हिमालय जो हमारे मुकुट जैसा है, तो इसने क्या किया, हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। तो जो मौर्य एम्पायर था या फिर गुप्ता एम्पायर था, इस तरफ से इन्वेड बहुत कम हुआ है। इसी वजह से बोला जाता है कि नेपाल जो कि एक देश है, वो बिल्कुल ही, अगर मैं आपको बोलूँ तो हिमालय के गोद में है, और ऐसा उसके बारे में किदवंती है कि कभी वो किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। किसी भी, आप देख पाओगे कि अफगानिस्तान पे रसिया हो या फिर अमेरिका हो, उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल पे अभी तक किसी ने इन्वेड करने की, क्योंकि उसका ऐसा ज्योग्राफिकल, उसका जो बनावट है इस तरीके का है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आपका रसद, आपके जो आर्टिलरीज हैं वो पहुँच ही नहीं सकते हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन नरिश्ड बाय द गंगा एंड इंडस रिवर, आपको पता है ये जो रीजन है, यहाँ पे इस तरफ इंडस और इस तरफ गंगा है, इसके ट्रिब्यूटरी है। फैसिलिटेड एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी लीडिंग टू सरप्लस प्रोडक्शन एंड अर्बनाइजेशन। जितने भी पुराने पुराने शहर हैं, चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे वो आपको देखने को मिलेगा कि तक्षशिला हो, सभी इसी नदियों के कन्फ्लुएंस पे, नदियों के किनारे, इलाहाबाद प्रयाग हो, बनारस हो जो कि सबसे पुराना शहर में से कंसिडर किया जाता है, तो ये सभी के सभी, मथुरा हो, इस सभी के सभी को यहाँ पे इसीलिए हुआ था क्योंकि ऐसा एक इन्वायरमेंट बना था, ऐसा एक वातावरण बना था जिसमें कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इन शहरों का विकास इसी क्षेत्र में हो पाया। आगे बढ़े तो हम देखेंगे बॉडी पार्ट का ही कि द दक्कन प्लेटू स्ट्रेटराइज लोकेशन इनेबल ट्रेड विथ मिडिल ईस्ट एंड सदर्न साउथ ईस्ट एशिया, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब आपको पता है कि अरब मर्चेंट्स, अगर आप अरेबियन पेनिनसुला की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले इस रास्ते से आते थे मर्चेंट के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट हुआ करता था। आपको पता है कि जब यूरोपियंस पहली बार आए तो उन्होंने भी इसी एरिया को चुना अपने आवागमन के रास्ते के लिए। कोस्टल रीजन्स लाइक दोज अराउंड द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सपोर्टेड मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल इंटरेक्शन विथ अदर सिविलाइजेशंस। तो जितने भी सिविलाइजेशन थे, चाहे चोलाज हो, आपको पता है शैलेंद्र जो कि एक चोला एम्पायर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने सिलोन जो कि अभी के समय में श्रीलंका है, वहां तक अपनी सेना लेकर चले गए, तो उनकी नेवी काफी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। उन दिनों इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय पेनिनसुला तक हम पहुंच चुके थे। हमारे जो चोला एम्पायर के किंग्स थे, वहां तक भी उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। अभी आप देख पाएंगे कि गोवा के ऊपर में पुर्तगालियों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हस्तक्षेप है, उनका बहुत ही ज्यादा। आपका वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे पुराना चर्च है वो गोवा में है। तो गोवा अगर कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पुर्तगालीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप पुडुचेरी जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस है आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एडिशनली दैट थार डेजर्ट एंड ईस्टर्न घाट्स एक्टेड एज नेचुरल बैरियर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ईस्टर्न घाट्स आपको पता है, इस तरीके से अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ, अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। बेसिकली ये जो कोस्टल एरिया है उसके पैरेलल एक माउंटेन रेंज है जिसको कि हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इसी के तरीके से यहाँ पे थार डेजर्ट है राजस्थान गुजरात वाले इलाके में, हरियाणा तक भी इसकी एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसने भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पे काम किया। शेपिंग रीजनल डायनेमिक्स एंड इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट पैटर्न्स। तो इसने क्या किया, सेटलमेंट पैटर्न्स को इसने इन्फ्लुएंस किया अपने अलग ही तरीके से। चलते अगले स्लाइड के ऊपर, और इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन होगा अपने कंक्लूजन पार्ट पे पहुंचेगा। अब हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। इन एसेंस geographical features of ancient India were instrumental in its development, affecting settlement pattern, trade, defense, and cultural exchange. These factors collectively forged a rich and diverse historical legacy that continues to influence the region today. तो जो रीजन था उसको आज जो हम जिस क्षेत्र को देख पा रहे हैं, वो क्षेत्र हमें उस वक्त तक भी वैसे ही देखने को मिलता था, जो कि उसी वक्त का जो आप कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट निकल कर सामने आता है। आज जो हमारा भारत दिखता है वो भारत से 100 साल 200 साल पहले का नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से लोग आते गए, बसते गए और अपने साथ अपना एक कल्चर लेकर आते गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया आते हैं और भारत के कल्चर में घुल मिल जाते हैं, जैसे कि शक, कुषाण, हूण, ये सभी के सभी बाहर से आए थे, बट भारत आने के बाद यहीं के कल्चर में घुल मिल जाते हैं। और हमारे बीच ही ऐसे देखने को मिलता है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन शक है, कौन हूण है और कौन कुषाण है।
कुछ ऐसे भी लोग थे जो जैसे कि अरब के लोग, जैसे कि यूरोप के लोग, वो अपने साथ एक डिस्टिंक्ट कल्चर लेकर आते हैं और आज भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाए हुए हैं इंडिया के अंदर में। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ज्योग्राफी हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।